तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक, तो आइए आज ये क्लास 12 के लिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज पहला है और पहले चैप्टर से ही है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है MCQ के यानी बहुविकल्पीय हैं वो भी सॉल्व कराए गए हैं, और जो अति लघु उत्तरीय हैं वो भी, और जो दीर्घ उत्तरीय हैं वो भी इसमें सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब पूरे एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे इस पूरे वीडियो में। ठीक है, क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का केवल टॉपिक इसमें रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए जो 4 वर्ड कह दूं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आपकी मंजिल आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो आइए इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे रसगुल्लों, पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कूट फल है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कूट फल है। निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल को कहते हैं आभासी फल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना? कूट फल को आभासी फल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आभासी फल कहा जाता है। अब कूट फल की अगर हम बात करें तो ठीक है, ऐसे फल होते हैं जो पुष्प के अन्य भाग से, ठीक है, पुष्प के किसी और भाग से, ठीक है, फल के रूप में विकसित होते हैं, उसे कहते हैं कूट फल। कूट फल को आभासी फल भी कहते हैं। कूट फल को क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी फल भी कहा जाता है कूट फल को। ठीक है, ये ऐसे फल होते हैं जो पुष्प के किसी अन्य भाग से, ठीक है, विकसित होते हैं, उसे कहते हैं कूट फल या फिर, ठीक है, आभासी फल। तो कूट फल में देखिए भैया, पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। तो आपको पता है कि सेब एक ऐसा चीज है जो, ठीक है, ये किसी अन्य भाग से जो है ये होता है, ये भ्रूण से नहीं विकसित होता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा, यानी कि सेब। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं चावल का फल किस प्रकार का है। चावल का फल जो है, ठीक है, चावल का जो फल होता है किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो चावल की अगर हम फल की बात करें तो ये किस प्रकार से होगा, ये हमको बताना है। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, चावल का जो फल होता है वो ठीक है, कैरियोप्सिस, ठीक है, कैरियोप्सिस के आकार का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चावल का जो फल होता है वो कैरियोप्सिस, ठीक है, कैरियोप्सिस का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द्विनिषेचन क्रिया होती है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विनिषेचन की क्रिया होती है। अब समझ लीजिएगा कि द्विनिषेचन की क्रिया उनमें होती है जो कि आवृत्त बीजी होते हैं। क्या होते हैं? आवृत्त बीजी होते हैं। समझते चलिएगा। ठीक है, शैवाल में कौन सा निषेचन होता है? तो शैवाल की अगर हम बात करें तो इसमें बाह्य निषेचन होता है। शैवाल में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। शैवाल में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, अगर हम आवृत्त बीजी की बात करें तो आवृत्त बीजी में होता है द्विनिषेचन। क्या होता है? द्विनिषेचन। लेकिन अगर हम अनावृत्त बीजी की बात करें, किसकी बात करें? अनावृत्त बीजी में कोई भी निषेचन नहीं होता। ये केवल और केवल कोशिका के विभाजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? कोशिका के विभाजन से ये बनते हैं। किसके विभाजन से? कोशिका के विभाजन से। किससे बनते हैं? कोशिका के विभाजन से ये बनते हैं। अब अगर हम कवक की बात करें तो कवक में 2 प्रकार का जनन होता है। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन जो होते हैं वो कवक में होते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आइए, तो इसका ऑप्शन कौन होगा? कहा है द्विनिषेचन की क्रिया किस में होती है?
तो आवृत्ति बीजी बीजी में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कहा है परिभ्रूण कोष अवशेष है। तो परिभ्रूण कोष अवशेष कहाँ होता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो परिभ्रूण कोष जो होता है ये अवशेष कहाँ होता है, तो बीजांड का एक ऐसा भाग होता है जहाँ पे परिभ्रूण कोष क्या होता है, परिभ्रूण कोष, ठीक है, का अवशेष मतलब खाली स्थान भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंति जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम बीजांड ये बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि बीजांड वृंत जहां से जुड़ा होता है इसी वाले पार्ट को कह रहा है यहाँ के, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बीजांड हो जाएगा और ये पूरा बीजांड यहाँ कहाँ जुड़ा है, इसको कहते हैं नाभि, ठीक है, निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, ठीक है। सॉरी ये निभाग नहीं होता, एक मिनट, बीजांड वृंत निभाग ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रक होता है, ठीक है, और उसके बाद नाभिका होती है। क्या होती है, नाभिका इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होगा, कह रहा है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ठीक है। तो निभाग जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे नाभिका, सॉरी निभाग जो होता है, एक मिनट जरा एक क्वेश्चन संशय में है थोड़ा, इसको हम देखें। इसमें जो क्वेश्चन है वह बीजांड काय का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। अच्छा, जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक अगर हम बात करें तो वो पी महेश्वरी हैं। कौन है, पी महेश्वरी है, यानी कि पंचानन महेश्वरी इनका पूरा नाम है। लेकिन अगर हम बात करें सर जगदीश बोस की तो ये किसके जनक माने जाते हैं, ये भी आपको जानना है। तो सर जगदीश जो बोस है ये वायरलेस संचार की खोज किए थे, ठीक है। किसकी खोज किए थे, वायरलेस संचार की, वायरलेस संचार की खोज किए थे। कौन, सर जगदीश बोस। हरगोविंद खुराना किसके पिता माने जाते हैं, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, इन्होंने, हरगोविंद खुराना एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि कृत्रिम जीन का निर्माण होता है। क्या कहा, कृत्रिम जीन का निर्माण होता है, कृत्रिम जीन का निर्माण होता है, इन्होंने ये कहा, ठीक है। अब आप समझिएगा, कृत्रिम का निर्माण तो होगा मतलब क्या, कि आप एक जीन से, ठीक है, कई चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड पैदा करना चाहते हैं तो जिसके हाइब्रिड, जिसके पौधे, जिसके मतलब फल जो है लंबे लंबे होते हो तो उसके जीन को निकाल करके जो बौनेपन होते हैं उसके जीन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखेंगे जब उसको बोया जाएगा, ठीक है, यानी कि जब उसको बैठाया जाएगा खेतों में, तो क्या होगा कि वही जो बीज होगा, ठीक है, उसी जीन की वजह से वो फल क्या होगा, बहुत लंबा लंबा होगा, जिसे बोलते हैं आप हाइब्रिड, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें डॉक्टर बीरबल, ठीक है, डॉक्टर बीरबल साहनी की, तो डॉक्टर बीरबल साहनी ये क्या हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो डॉक्टर बीरबल साहनी की अगर बात करें तो भारतीय पुरावनस्पति, ठीक है, जनक हैं। भारतीय, ठीक है, भारतीय पुरावनस्पति के जनक माने जाते हैं।
उसके बाद आता है पी महेश्वरी यानी कि पंचानन महेश्वरी। तो पंचानन महेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही होगा। ठीक, तो बहुविकल्पी आपका हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले दिए। उसके बाद जो है हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब तक आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां अति लघुत्तरीय प्रश्न का। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है ये आपका आता है 2 नंबर का। ठीक है, तो इस नंबर में ठीक है आपको लिखना है क्या, ये हम आपको बताएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लिखने के लिए कहेंगे, तो आप उसको अपने कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखना भी पड़ जाएगा, तो इसलिए आप अपने कॉपी पेन में ठीक है कॉपी पेन अपने साथ अपने पास में रखिएगा, ताकि लिखते हुए चलिएगा जो मैं कहूँगा। ठीक है, हालांकि जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन को नोट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी नोट कर दूंगा, आंसर भी उसको नोट करते चलूंगा। बाकी आपको हेडिंग बताते चलूंगा दीर्घ वाले में। ठीक है, आप उसमें जो है लिखते हुए चलिएगा। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 7वां वाला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कह रहा है बहुभ्रूणता क्या है, टिप्पणी कीजिए। बहुभ्रूणता क्या होता है? बहुभ्रूणता, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसके आंसर में लिखते वक्त ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखेंगे आप। हेडिंग डालेंगे पहले क्या, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, पॉली, ठीक है, पॉलीमेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें पॉलीबोरियन। ठीक है, ये जो होता है बहुभ्रूणता, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बहुभ्रूणता जो होता है इसकी खोज आप लिखेंगे, इसकी खोज। ठीक है, इसकी खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने 1796 में की थी। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज लिख चुके हैं, अब इसको लिखेंगे आप। ये तो हो गया। अब इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे क्योंकि बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं ये आपको लिखना है। तो बहुभ्रूणता की अगर हम बात करें, ठीक है, आपको पता है कि सामान्य तौर पे, ठीक है, सामान्य तौर पे कुछ ऐसे बहुभ्रूण होते हैं, कुछ ऐसे भ्रूण होते हैं जिनमें केवल एक ही बीज होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें, ठीक है, एक से अधिक बहुभ्रूण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है बहुभ्रूणता की बात अगर हम करें तो। ठीक है, तो बहुभ्रूणता में आप लिखिएगा, हम इसको बोल रहे हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, लिखते हुए चलिएगा। लिखिएगा आप, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, पहले इसको लिखिएगा। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब एक ही बीज, ठीक है, अगर एक बीज होगा, ठीक है, एक बीज होगा तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होंगे। क्या होंगे? भ्रूण होंगे। एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण को बहुभ्रूणता कहते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं कि ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, बहुभ्रूणता की खोज संतरे में की थी। किसमें? ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज, ठीक है,
संतरे में की थी। ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी आगे लिखिएगा, हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया बहुभ्रूणता। ठीक, उसमें लिखिएगा बहुभ्रूणता के बाद युग्मनज से भ्रूण बनने, युग्मनज से भ्रूण बनने, युग्मनज से भ्रूण बनने के अतिरिक्त कभी कभी सहायक, के अतिरिक्त कभी कभी सहायक भ्रूण बन जाते हैं। कभी कभी क्या बन जाते हैं? सहायक भ्रूण बन जाते हैं। यही सहायक भ्रूण जब बनते हैं तो इसके बाद क्या होगा? सहायक भ्रूण बन जाते हैं। ठीक है, जो नर युग्मक के संलयन से अतिरिक्त, जो नर युग्मक के संलयन से अतिरिक्त भ्रूण बन जाते हैं। भ्रूणपोष के बाहर स्थित कोशिकाओं में, भ्रूणपोष के बाहर स्थित कोशिकाओं से भी विकसित हो सकते हैं। कोशिकाओं से भी क्या होते हैं? विकसित हो सकते हैं। कभी कभी, ठीक है, कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होने से, कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होने से, ठीक है, बहुभ्रूणता विकसित नहीं होती। ठीक है, बहुभ्रूणता विकसित नहीं होती। ठीक है, सॉरी, बहुभ्रूणता विकसित हो जाती है। ठीक है, नहीं होती नहीं, बहुभ्रूणता विकसित हो जाती है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको सुधार लीजिएगा। अब आइए, बहुभ्रूणता का काम खत्म होगा, आ जाते हैं। हम बात करें यहाँ पे पुष्प में दल का कार्य क्या होता है। जो दल होता है उसका कार्य होता है, यानी कि रंगीन वाला जो पार्ट होता है पुष्प का, उसका काम क्या होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग क्या डालेंगे आंसर में। ठीक है, लिखेंगे पुष्प में दल का कार्य। ठीक, अब यहां से लिखेंगे पहले इसके निम्न कार्य हैं। अब पॉइंट करके लिखेंगे। सबसे पहला कार्य क्या है? ये जो है, ठीक है, जो जलपुंज होता है ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है? कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि कीट जो होते हैं, सॉरी, ये आकर्षित करता है। अगला पॉइंट होगा जो अपने रंग से क्या करता है? इसमें सुगंध, ये कैसे होते हैं? रंगीन सुगंधित ठीक है, होते हैं, जिससे कीट आकर्षित हों, ये पॉइंट हो गया। फिर दलपुंज का काम क्या होता है ये भी समझो। अब दलपुंज जो होता है ये सर्वाधिक आकर्षक भाग होता है। ये इंसानों को भी अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। तो आप 2 पॉइंट लिखेंगे जितना, ठीक है। तो ये पुष्प का कार्य हो गया। आइए, पुष्प के दल का कार्य ये हो गया। आइए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, तो फिर नहीं तो रफ करूं और चलूं आगे। ठीक, अब देखिए भैया, अगला क्वेश्चन कहता है जो कि 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें आभासी फल, यानी कि जो हमने कहा कूट फल के एग्जाम्पल दीजिए। कूट फल के एग्जाम्पल देना है। तो देखिए भैया, कूट फल का एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक, ये हम लोग देख लेते हैं। आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। 9वां क्वेश्चन है, आभासी फलों के
कोई दो उदाहरण दीजिए, ये हमको लिखना है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट वाला वो है, कहा है आम के फल की अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। 10वां क्वेश्चन है आम के फल की एक अनुदैर्ध्य काट की चित्र बनाइए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन रहे हैं। अब इन सब के हमको क्या देखने हैं, आंसर देखने हैं। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आभासी फल, ठीक है। आभासी फल, ठीक है। आभासी फल के उदाहरण, हालांकि आपको तो क्वेश्चन लिखना नहीं रहेगा, केवल आंसर लिखना रहेगा, तो इस तरह से आप लिखेंगे। लिखें। अब आभासी फल के एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो कौन कौन होंगे आभासी फल के हिसाब से, ठीक है। तो वो होंगे नाशपाती, काजू, सेब, जैसे कि आपने भी लिखा था, तो क्या लिखेंगे आप, नाशपत्ती, काजू, सेब, नाशपाती, काजू, सेब, अनानास, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए। बाकी ETC लगा देना, 2 कहा है तो हमने 3 4 बता दिया, ठीक है। फिर है आम के फल की एक अनुदैर्ध्य काट की चित्र बनाए। तो आम के फल का जो भैया फिगर बनाना है, ठीक है। तो हम 9वें वाले क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, उसको रब कर देते हैं, फिर हम फिगर बना लेते हैं। ऊपर हम बना दे रहे हैं इसका 10वें का। ये हो गया, इसका फिगर बना रहे हैं। एक मार्कर, कलर मार्कर कर दे। ठीक, ये आम के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब कटे हुए भाग। बनाना आपको अच्छे से है, नामकरण भी करना है उसके बाद। ठीक, अब ये बना चुके हैं। अब इसका हम क्या कर देते हैं,
नामकरण कर देते हैं। पहला होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें, ठीक है, इपीकार्प। इपीकार्प जो होता है ये बाहर वाली पार्ट होती है इपीकार्प। उसके बाद अगर हम बात करें ये अंदर की, ये होता है आपका, ठीक है, मेनोकार्प। क्या होता है? मेनोकार्प होता है। ये बाहर वाली जो परत होती है उसे कहते हैं इपीकार्प, जो अंदर वाली परत होती है उसे कहते हैं मोनोकार्प। क्या कहते हैं? मोनो, ठीक है, मोनोकार्प, सॉरी मेसोकार्प होता है, मेसोकार्प, ठीक है। अब उसके बाद इसे कहते हैं सीड। क्या कहते हैं? सीड। इस वाले में ये होता है सीड। सीड का मतलब होता है बीज। क्या होता है? बीज। ये बाहरी वाली परत को हम कहते हैं क्या? इस बाहरी वाले को कहते हैं एंडीकार्प। क्या कहते हैं? एंडीकार्प, ठीक है। एंडीकार्प। ये इतना क्लियर हो गया? कौन कौन से कौन कौन पार्ट है ये भी आपको बता दिया हमने, ठीक है। अब आइए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो बाहर वाली परत है, बाहर वाली परत को क्या कहेंगे? इपीकार्प कहेंगे। और इसके अंदर वाली परत को जो हमने काटा है, जो पीला वाला पदार्थ होता है, यानी कि जो पीला कलर का होता है, उसे क्या कहते हैं? मेसोकार्प कहते हैं। लेकिन जो इसके बीज वाले, बीज के अंदर की जो चीज़ें होती है, जिसे आप पिपीरी बजाए हैं, ठीक है, फोड़ करके उसके बीज को, उसको क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। उसके ऊपर वाली जो कवर होती है, सीड के ऊपर वाली जो कवर होती है, उसे कहते हैं क्या? इंडोकार्प कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आइए अब हम क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है भ्रूणपोष। एक मिनट, पहले उसको रफ कर दें। क्वेश्चन आप लिखिएगा, ठीक है, हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका है भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपका ये होगा। 11वां क्वेश्चन आपका होगा भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक, अब इसमें आंसर में आप लिखेंगे और लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। जो इसमें कहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। कहा है भ्रूणपोष, ठीक है, जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? इसमें उपस्थिति गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3n होता है। क्या होता है? 3n या फिर 3x होता है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 3n, जिसको बोलते हैं त्रिगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिगुणित या फिर त्रिसंलयन बोलते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे जो मैं बोलूंगा, ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे? भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण। उसके बाद आप लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? हम जो बोलेंगे वही लिखिएगा आप, ठीक है।
भ्रूणपोष की दो ध्रुवीय केंद्रकों, भ्रूणपोष की दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से, केंद्रकों के मिलने से द्वितीयक केंद्रक बनता है। द्वितीयक केंद्रक पर एक नर युग्मक, द्वितीयक केंद्रक पर एक नर युग्मक से संलयित द्वारा भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें त्रिसंलयन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रियन कहते हैं, यानी कि त्रियन इसके गुणसूत्रों की संख्या होती है। इतना क्लियर हो गया। आइए अब लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अब लघुत्तरीय में आपको भैया देखो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं और ब्राह्मण क्वेश्चन आपको आपके लिए है। ब्राह्मण क्वेश्चन कह रहा है असंघ जनन क्या है, उदाहरण भी दीजिए। असंघ जनन क्या है, उदाहरण भी दीजिए। मतलब असंघ जनन क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। असंघ जनन क्या होता है ये हमको बताना है। तो देखिए भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे असंघ जनन, ठीक है। असंघ जनन आप हेडिंग डालेंगे। लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती तो इंग्लिश वर्ड भी लिख सकते हो, अगर आपको हिंदी में लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। असंघ जनन, हालांकि इंग्लिश उसमें पेपर में, बोर्ड के पेपर में लिखा रहेगा, ठीक है। एक तरफ इंग्लिश लिखा रहेगा, एक तरफ हिंदी लिखा रहेगा। तो असंघ जनन में आप लिखेंगे बिना निषेचन के बीज, बिना निषेचन के बीज आप क्या लिखेंगे, बिना निषेचन के बीज, बिना निषेचन के बीज की बीज निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, बीज निर्माण की प्रक्रिया असंघ, बीज निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, असंघ जनन कहलाती है, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब आप क्या करिएगा, असंघ जनन तो हो गया, इसकी खोज किसने किया था, ठीक है। तो असंघ जनन की खोज जो है वो बिकलर ने किया था। किसने किया था, इसकी खोज जहां पे रहेगा और सन जो रहेगा उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। इसकी खोज देखिए ध्यान में रखिएगा, इसकी जो खोज हुई है वो किसने किया था, बिकलर ने किया था, 1908 में किया था। ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बिकलर ने 1908 में की थी, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए भैया विकलर, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें उदाहरण कहा है तो आप हेडिंग डालेंगे असंघ जनन के उदाहरण यहां पे, ठीक है। असंघ जनन के उदाहरण, असंघ जनन के उदाहरण। अब असंघ जनन के उदाहरण क्या हैं ये हमको बताना है आपको। तो असंघ जनन में सबसे पहले आएगा आवर्ती असंघ जनन, आवर्ती असंघ जनन, ठीक है। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हेडिंग पड़ेगी इसमें आवर्ती
आसंग जनन। ठीक, तो आवर्ती आसंग जनन में आप हेडिंग डाल के लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे आप आवर्ती आसंग जनन में बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनी द्विगुणित अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बन जाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे आवर्ती आसंग जनन में बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के बनी द्विगुणित अंड कोशिका, द्विगुणित अंड कोशिका, ठीक है, द्विगुणित अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बन जाती है या फिर बनाती है। ठीक है, ये हो गया इसमें का पहला हेडिंग। अगला हेडिंग आपका क्या पड़ेगा? अनावर्ती। ठीक है, क्या पड़ेगा? अनावर्ती। दूसरा हेडिंग जो पड़ेगा अनावर्ती आसंग जनन। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे आसंग जनन में, अनावर्ती में लिखिएगा कि अनावर्ती आसंग जनन में आगुणित भ्रूण कोष, आगुणित भ्रूण कोष, ठीक है, क्या लिखेंगे? अनावर्ती आसंग जनन में आगुणित, ठीक है, आगुणित भ्रूण कोष की किसी कोशिका से, आगुणित भ्रूण कोष की किसी कोशिका से आगुणित भ्रूण बनता है, किसी कोशिका से आगुणित भ्रूण बनता है। अगला हेडिंग आप डालेंगे तीसरा वाला अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता। तीसरा हेडिंग क्या डालेंगे आप? अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता। अब हम अपस्थानिक, अगर हम भ्रूणता की बात करें तो आप हेडिंग डालेंगे अपस्थानिक भ्रूणता और उसमें आप लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अपस्थानिक भ्रूणता की अगर हम बात करें तो अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूणपोष के चारों ओर, अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूण के चारों ओर, ठीक है, भ्रूणकोष के चारों ओर स्थित बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं, स्थित बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं, जैसे, ठीक है, सिट्रस। क्या होगा? सिट्रस। इसमें जैसे करके जो दिया है वो होगा सिट्रस। ठीक है, सिट्रस। अब सिट्रस जो होता है ये वंश व आम में, वंश व आम में इसमें पीढ़ी एकांतरण नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? पीढ़ी एकांतरण इसमें नहीं होता। ये इतना आप लिखेंगे, उसके बाद ये आपका समाप्त हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक मिनट, यहाँ पे लघुत्तरीय हमने लिखा है, अति लघुत्तरीय है ये, लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, इसमें चित्र बनाना है। चित्र बनाना है जो कि परागकोश है। ठीक है, इसको आप अपने बुक से देख लीजिएगा क्योंकि फिगर बनाएंगे ज़्यादा लंबा चलाएगा वीडियो। ठीक है, तो ज़्यादा बोरियत भी महसूस होने लगती है। उसके बाद क्या है, इसमें कहा है परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आप इसको बना लीजिएगा अपने बुक से। ठीक है, परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बना करके उसको नामकरण कर लीजिएगा, बस ये इतना बनाना है उसमें। उसके बाद है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है आपका भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर। ये आप लिख लीजिए, इसको हम बता देते हैं।
ठीक है। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या लिखेंगे, तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है। पहला पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे भ्रूणकोश में लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट भ्रूणकोश में, इसमें पहला, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा लिखेगा। पहला पॉइंट भ्रूणकोश में लिखेंगे, यह आवृत्त बीजी पौधों का मादा, यह आवृत्त बीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद है, युग्मकोद्भिद है। आगे लिखेंगे, यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनती है। ये किससे बनती है, गुरु बीजाणु से बनती है। ये बनती है गुरु बीजाणु से, किससे बनती है, गुरु बीजाणु से बनती है। अब आते हैं भ्रूणपोष में, देख लेते हैं। तो भ्रूणपोष जो होता है, ये भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित हो जाती है, ठीक है। किससे हो जाती है, भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित हो जाती है। लेकिन आप लिखेंगे क्या, भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित हो जाती है, ठीक। इतना आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप लिखेंगे उससे पहले, जैसे आपने उसमें लिखा था, ठीक है, यह लिखे थे आप, पहला पॉइंट में लिखिएगा, यह आवृत्त बीजी पौधों में त्रिसमेकन से निर्मित होते हैं, त्रिसमेकन से निर्मित होते हैं, ठीक है, होते हैं, भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित होकर बनते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं भ्रूणकोश के दूसरे पॉइंट को लिखते हैं। दूसरे पॉइंट को आप लिखिएगा, लिखेंगे आप, यह जनन इकाई को आश्रय देता है, यानी कि मादा को, मादा युग्मक का आश्रय देता है। यह मादा युग्मक को आश्रय देता है, ठीक। मादा युग्मक को क्या करता है, आश्रय देता है। अब ये क्या करता है, यह इस वाले में लिखिएगा, भ्रूणपोष में दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को विकसित के समय या अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। ये भ्रूण को क्या करता है, अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। भ्रूण के अंकुरण के समय, अंकुरण के समय, ठीक है, पोषण प्रदान करता है। अब इसमें आइए, भ्रूणकोश का तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे। तो भ्रूणकोश का तीसरा पॉइंट क्या है, ये भी आप लिख लीजिए। लिखेंगे आप, ये अगुणित होते हैं। ये कैसे होते हैं, अगुणित, यानी कि यन होते हैं। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे यन, अगुणित होते हैं। और ये त्रिगुणित होते हैं, यानी कि 3n, त्रिसंलयन होता है, ठीक है। ये आपका बहुभ्रूणता और भ्रूणता में अंतर खत्म हुआ, ठीक है।